नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन आप सबके सामने लेकर आया हूँ एक कहानी जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने लगभग हर बाउंड्री को क्रॉस किया है। ये कहानी है 1938 की। कैरोली टेकेक्स नाम के एक आदमी हंगरियन आर्मी में था और अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसके देश में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस सबको वो जीत चुका था और सबको ये विश्वास था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। और उसने 20 सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और वो कामयाब भी हो रहा था। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। वो जिस हाथ से शूटिंग करता था उसके उसी हाथ में ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ चला गया। उसका सपना, उसका फोकस सब खत्म हो गया। उस समय उसके पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि वो पूरी जिंदगी रोता रहे, कहीं जाकर छुप जाए, और या वो अपने फोकस को पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, बल्कि उस पे जो उसके पास था, यानी कि उसका बायां हाथ। एक ऐसा हाथ जिससे कि वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका इलाज चला और ठीक 1 महीने बाद उसने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अपने बाएं हाथ से ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पर हंगरी में। और भी कई पिस्टल शूटर आए। उन्होंने कैरोली को ठीक होने की बधाई दी और कहा, ये होता है जज्बा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो पिछले 1 साल से अपने बाएं हाथ की ट्रेनिंग कर रहा था। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने के लिए आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ मैं। तैयार हो जाओ। और कंपटीशन शुरू हुआ। बाकी सब कंपीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, पर कैरोली कंपीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीतता है? द मैन विद द ओनली हैंड। कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका फोकस क्लियर था, मुझे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना पूरा ध्यान लगाया 1940 पर। ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन 1940 के ओलंपिक्स रद्द हो गए थे विश्व युद्ध के कारण, वर्ल्ड वॉर के कारण। उसने अपना पूरा फोकस डाल दिया 1944 में ओलंपिक्स होने वाले थे उस पर। और 1944 के ओलंपिक भी विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए। फिर उसने पूरा फोकस 1948 के यानी 1948 के ओलंपिक्स पर डाला। 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल और 1948 में उसकी उम्र हो गई थी 38 साल यानी 38 ईयर्स। और 1948 यानी 1948 में हुए ओलंपिक, कैरोली भी वहां गया। वहां दुनिया के कई शूटर्स आए थे, यहाँ भी सभी कम्पीट कर रहे थे बेस्ट हैंड से। कैरोली कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और फिर से द मैन विद द ओनली हैंड कैरोली जीत गया। कैरोली वो तब भी नहीं रुका। 1952 यानी 1952 के ओलंपिक्स में उसने दोबारा कम्पीट किया और इस बार भी गोल्ड मेडल कैरोली ने ही जीता। उसने ओलंपिक्स का पूरा इतिहास ही बदल दिया। इस कंपटीशन में इससे पहले किसी ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? अब किसी लूजर के पास जाओगे, उसके पास हजारों वजह मिल जाएगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ आप किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास भी कई वजह मिलेगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, पर सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो कर जाता है। तो इससे अगर हम इसका सार देखें, इसका हम समरी देखें, तो रिजल्ट क्या मिलता है? एक लाइन में अगर इसको हम कहना चाहें तो लाइन में हम कहेंगे कि अगर आप कुछ चीज को पाना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे रीजंस होने जरूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक रीजन हो और एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो तो आप वो गोल अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए। धन्यवाद।